वो दिन आज भी लोगों के दिल में कांपते हैं। एक न्यूक्लियर जंग ने आसमान को जला दिया और जमीन को राख बना दिया। पूरी दुनिया जैसे एक पल में मिट गई। जो लोग बच गए वो बंद शहरों की दीवारों के पीछे छुपकर जिंदगी काट रहे थे। बाहर सिर्फ बर्बादी थी, अंदर सिर्फ खौफ। और हर सुबह एक ही सवाल, क्या आज का दिन आखिरी होगा? धीरे धीरे सर्वाइवर्स को यकीन होने लगा कि इंसानी तहजीब अब सिर्फ तारीख बनकर रह जाएगी। मगर इसी तबाही के अंधेरों में कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों के जिस्मों से न्यूक्लियर रेडिएशन गुजरी थी, उनमें एक गहरा बदलाव आ गया। कोई हाथ उठाता तो सामने की चीजें खुद ब खुद हिलने लगती। कोई एनर्जी को अपनी मर्जी से मोड़ने लगता। ये साफ था, इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा था। लेकिन ये बदलाव हर किसी के लिए रहमत नहीं बना। कई लोग रेडिएशन की वजह से अंदर से टूट गए। उनके जिस्म, उनके चेहरे, न पूरे इंसान बचे न पूरे हैवान। आधी इंसानियत, आधी वहशत। इन बदलते हुए लोगों ने शहर से दूर सुनसान जमीन पर अपनी अलग बस्ती बसा ली। वक्त के साथ वो डरने का एक सिंबल बन गए। लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, लॉस्ट पीपल, और उनकी वीरान जमीन का नाम पड़ गया लॉस्ट लैंड्स। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सुनते ही रूह कांप जाए। 100 साल गुजर गए। इंसानों ने राख के ढेर से एक नई दुनिया खड़ी कर ली, एक नया एम्पायर। लोगों ने उम्मीद रखी कि शायद अब बेहतर वक्त आएगा, मगर सच कहीं ज्यादा जालिम था। ये एम्पायर उम्मीद नहीं था, ये एक धीमी मौत थी। हर रोज लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने आप को तोड़ रहे थे। सबसे भयंकर बात ये थी कि सत्ता और मजहब के बीच गहरा दरार पड़ चुका था। एम्पायर और चर्च दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। चर्च, जो कभी सिर्फ इबादत का घर था, अब ताकत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका था। लॉस्ट लैंड्स को एक पवित्र मिशन का नाम देकर उसने शहर के बीच अपनी प्राइवेट फौज खड़ी कर ली। जिस भी इंसान के पास गैर मामूली ताकत होती, उसे एक ही लेबल मिल जाता, हेरेटिक। और अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता तो उसके लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। चर्च के वॉरियर्स उसका पीछा तब तक करते जब तक वो जिंदगी से हाथ न धो ले। पूरा शहर व्हाइट टेरर के साए में दब चुका था। लोग बोलने से डरते थे, सोचने से डरते थे, यहाँ तक कि उम्मीद रखना भी खौफ का जरिया बन गया था। दुनिया उसे ग्रे एलिस के नाम से जानती है, या यूं कहें अपोकलिप्स की आखिरी जिंदा निशान के तौर पर। वो उसी रहस्यमयी लॉस्ट लैंड में पैदा हुई थी जहाँ जाना मौत के बराबर समझा जाता था। हजारों लोग उसकी ताकत के पीछे भागते थे और उतने ही लोग उससे खौफ खाते थे। एक खामोश रात में क्वीन ने चोरी से ग्रे से मुलाकात की, बिना किसी भूमिका के सीधी बात रखी। उन्हें एक डील करनी थी। सच्चाई ये थी कि एम्पायर जिंदगी और मौत के किनारे पर खड़ा था। क्वीन की बीमारी अब राज नहीं रही थी। जिस पल उसकी सांसें थमती, चर्च इस मौके को लपक लेता, बगावत भड़कती और पूरा एम्पायर आग में झोंक दिया जाता। इस आने वाली बर्बादी को रोकने के लिए क्वीन ने एक बड़ा जुआ खेला। उसने ग्रे को एक ऐसा मिशन ऑफर किया जो शायद कोई और सुनकर ही मुंह फेर लेता। ग्रे को वापस उसी लॉस्ट लैंड में जाना था और एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ को ढूंढना था, एक ऐसा क्रीचर जो अपनी शक्ल बदल सकता था। अफवाहें कहती थीं कि उसके खून को किसी इंसान के जिस्म में डाला जाए तो वो भी उसी किस्म की हैवानी ताकत हासिल कर सकता है। इनाम भी उतना ही बड़ा था, सोने के सिक्कों से भरा एक भारी बैग, और उससे भी कीमती एक वादा, अगर ग्रे वेयरवुल्फ का खून ले आई तो पूरा एम्पायर उसकी हिफाजत करेगा। ग्रे के लिए सोचने का वक्त ही नहीं था। उसने फौरन हाँ कर दी और कसम खाई कि पूर्णिमा से पहले वो उस शेप शिफ्टर को ढूंढ निकालेगी। क्वीन के जाते ही ग्रे ने अपनी डिविनेशन एबिलिटी एक्टिव की। वो वेयरवुल्फ का निशान पकड़ ही रही थी कि अचानक सब कुछ रुक गया। सामने रॉयल गार्ड जेरिस खड़ा था। उसने जबरन उसकी मैजिक तोड़ दी। जेरिस ने सीधा कह दिया, वेयरवुल्फ की ताकत किसी भी सूरत में क्वीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो तबाही मचेगी उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए जेरिस ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने खानदान की सबसे पुरानी और कीमती निशानी बाहर निकाली, एक चमकती गोल्डन पॉकेट वॉच। ग्रे ने एक पल नहीं लिया सोचने में, घड़ी हाथ में थी, इनाम दिल को छू गया था। जेरिस के जाते ही ग्रे ने फिर डिविनेशन एबिलिटी एक्टिव की। इस बार जो तस्वीर उभरी वो डरावनी थी। कुछ एडवेंचरर्स एक सूखी नदी पार कर रहे थे। नदी नहीं, हड्डियों का समंदर। हवा में मौत की बू इतनी गहरी थी कि सांसें लेना भी भारी लगती। वो लोग जिस दिशा में बढ़ रहे थे वहाँ अंधेरों में एक गहरी केव छिपी थी, और फिर दूर अंधेरों में 2 सुर्ख आंखें चमकी। वही था म्यूटेंट वेयरवुल्फ। लेकिन उस क्रीचर से फूटती खतरनाक और खूनी एनर्जी ने ग्रे को अंदर तक झकझोर दिया। ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ग्रे ने फैसला किया, अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट जाना होगा। वहीं एक नाम मिला, बॉयस, एक ऐसा लेजेंडरी बाउंटी हंटर जिसके किस्से लोग आज भी दबी जबान में सुनते हैं। कहा जाता था कि वो एक सीक्रेट बार में छुपा रहता है, मार्केट के सबसे
सबसे अंदर वाले कोने में। बॉयस एक ऐसा इंसान था जो काफी बार लॉस्ट लैंड की खाक छान चुका था। लड़ाई का तजुर्बा, जिंदा रहने का फन और मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की आदत, इस मिशन के लिए वो परफेक्ट था। जैसे ही ग्रे ने उसे असली मकसद बताया, बॉयस की आंखों में शक का एक बार आया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर सच बोल दिया। स्कल रिवर के आसपास एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ रहता है, सोरो, लेकिन वो जगह मौत का घर है। लाशें हर तरफ बिखी हैं। जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। ग्रे के जिस्म में ठंड दौड़ गई। डर साफ दिखा उसके चेहरे पर, लेकिन चंद ही सेकंड्स में उसने खुद को संभाल लिया। सोच के बाद अपनी जैकेट से वो गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ बिखर चुका था, वक्त नापने वाली चीज सोने से भी ज्यादा कीमती थी। बॉयस ने एक सेकंड नहीं लगाया, हाँ कर दी। लेकिन बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि टैवर्न के दरवाजे धमाके से खुल गए। चर्च, वो ग्रे का पीछा कर रहे थे। उसे हेरेटिक करार देकर खत्म करने का ऑर्डर आ चुका था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ग्रे और बॉयस को हल्का समझा। बस एक पल में दोनों वहाँ से गायब हो गए। न कोई आवाज, न कोई निशान, सिर्फ टेबल पर एक घूमता हुआ सिक्का पीछे रह गया। जब लीड इन्फोर्सर को एहसास हुआ कि टारगेट निकल गया, उसके चेहरे पर गुस्सा और झल्लद एक साथ भर आए। और असली झटका तब लगा जब चर्च के अंदर से खबर आई क्वीन ने रात के अंधेरों में ग्रे से मुलाकात की थी और उसे लॉस्ट लैंड्स भेजा था। ग्रैंड मास्टर सब समझ गया। अगर ग्रे पकड़ी जाती और सबूत बन जाती, चर्च आसानी से क्वीन को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले सकता था। बिना वक्त गवाए ग्रैंड मास्टर ने बेल बजाई। इन्फोर्सर को इस पूरी मुहिम का कमांडर बना दिया गया। हुक्म साफ था, फौज ले जाओ, लॉस्ट लैंड्स में घुसो और किसी भी कीमत पर ग्रे को ढूंढ निकालो। दोनों वहाँ से सीधे एक दूर दराज बॉर्डर टाउन पहुँचे। फोंग सेचैन कोई मशहूर जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ एक भरोसेमंद चेहरा रहता था, रोज। उसने बिना एक भी सवाल पूछे दोनों को पनाह दी। बॉयस इधर उधर दौड़ता रहा, हथियार, राशन, नक्शे, जो भी स्कल रिवर की सफर के लिए जरूरी था, जमा करता गया। इसी बीच ग्रे के जहन में एक पुरानी प्रोफेसी बार बार गूंज रही थी। आम रास्ता चुना तो कुछ जरूर गलत होगा, और रुके तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। फिर आएगी वो रात, पूर्णिमा। जैसे ही पूरा चांद निकलेगा, वेयरवुल्फ की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और ये मौका हाथ से गया तो अगला चांस पूरे 1 साल बाद मिलेगा। बॉयस को एक पुराना रास्ता याद आया, एक अबैंडन्ड रेलवे लाइन जो उस जमाने की थी जब इंसानी सिविलाइजेशन अभी सांस ले रही थी। इस रास्ते से 3 दिन की दूरी कम हो सकती थी, मगर ये शॉर्टकट आसान नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मंजर किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं थे। जो जगह कभी जिंदगी से गूंजती, आज सिर्फ खंडरों, गिरी छतों और खाली इमारों का कब्रिस्तान थी। जमीन में गहरी दरारें थी, जैसे धरती ने अपना मुंह खोला हो और अंदर झांक रही हो। बॉयस ने वहाँ रुककर बताया, ये कभी दुनिया की सबसे शानदार सिटीज में से एक थी। फिर वो अजीम जंग आई, आसमान से मौत बरसे, हजारों मिसाइलें एक साथ गिरे और कुछ ही पल में पूरा शहर राख बन गया। उनका निशाना था स्कल रिवर, वहीं सौरो छुपा था, लेकिन वहां तक सलामत पहुंचना अपने आप में एक आजमाइश थी। और इसी दौरान इन्फोसिस भी अपनी टीम के साथ निकल चुके थे, एक ट्रेन पर कब्जा करके तेजी से उसी दिशा में दौड़ रहे थे। जब ये खबर क्वीन तक पहुंची, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो सीधी ग्रैंड मास्टर के सामने जा पहुंची, बिना किसी तकल्लुफ के सवाल किया। इन्फोर्सर्स को बताए बिना शहर से बाहर क्यों भेजा गया। ग्रैंड मास्टर बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ग्रे ने चर्च के लोगों को मारा है, ये संगीन जुर्म है। चर्च सिर्फ एक मुजरिम को इंसाफ के सामने लाना चाहता है। क्वीन उसके अल्फाज का मतलब भांप चुकी थी, लेकिन उसने खुद को थामे रखा। एक रूलर की वकार के साथ जवाब दिया, एम्परर बीमार है, शहर में डर गहरा रहा है। अगर चर्च ने इस नाजुक वक्त में अपनी मिलिट्री फोर्स दिखाई तो एम्पायर 2 तरफ से बिखर सकता है। ग्रैंड मास्टर का लहजा और काटदार हो गया। सीधा कह दिया, सत्ता किसी और को दे दो जो इसके लायक हो। उस पल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। ग्रैंड मास्टर को अब क्वीन की कोई परवाह नहीं रही थी। ताकत का खेल खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ इन्फोसिस फोंग सेचैन पहुंच चुके थे। आते ही रोज को पकड़ लिया और बेरहमी से टॉर्चर का हुक्म दिया। मकसद साफ था, ग्रे और बॉयस कहाँ है, मिशन क्या है, सब कुछ उगलवाना। रोज दर्द सहती रही, लेकिन टूटी नहीं। ये सब उसकी छोटी बहन मारा देख रही थी। वो भाई को इस हालत में नहीं देख सकती थी। आंसुओं के साथ टूटकर उसने सब कुछ बता दिया। जैसे ही इन्फोर्सर को जरूरी जानकारी मिली, उसने जर्रा भी रहम नहीं दिखाया। पूरे फोंग सेचैन को जलाने का हुक्म दे दिया। घर, लोग, यादें, सब कुछ आग की भेंट चढ़ गए। वक्त तेजी से फिसल रहा था। पूर्णिमा में सिर्फ 3 दिन बचे थे। बॉयस ग्रे को एक पुराने जंगल स्टेशन पर ले गया। वहाँ एक क्लाइंबर रहता था, सीरस।
कहा जाता था कि एक गोल्ड कॉइन के बदले वो केबल कार से उस गहरी खाई के पार पहुंचा सकता था। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, कदम रुक गए। सीरस वहां था, या जो कुछ बचा था उसका, स्टेशन के बीचों बीच बेरहमी से मारा गया था। बॉयस ने सोचा शायद किसी और सर्वाइवर ग्रुप का काम होगा। तभी पीछे से तेज कदमें आई। इन्फोर्सर अपनी टीम के साथ सामने खड़ा था। ग्रे और बॉयस पूरी तरह घेरे में आ चुके थे। इन्फोर्सर ने मारा को सामने करके बॉयस पर दबाव डाला कि वो ग्रे से अपनी डील तोड़ दे, लेकिन बॉयस नहीं झुका, ना सौदा किया, ना घुटने टेके। जब इन्फोर्सर समझ गया कि बातों से कुछ नहीं निकलना, उसका सब्र टूट गया। बिना चेतावनी के फायरिंग का हुक्म दे दिया। मारा को सबके सामने गोली मार दी गई। वो मंजर देख बॉयस पूरी तरह बिखर गया। गुस्से में हथियार निकाला और नतीजे की परवाह किए बिना दुश्मनों पर टूट पड़ा। ग्रे भी एक सेकंड नहीं रुकी, जंग में कूद पड़ी। दोनों जबरदस्त लोढ़े थे, लेकिन सामने पूरी फौज थी। जिंदा रहने का सिर्फ एक रास्ता था, पीछे हटो। मौका मिलते ही दोनों केबल कार की तरफ भागे और उसके अंदर घुस गए। केबल कार हिली और अंधेरी खाई के पार जाने लगी, लेकिन वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि कुछ फैनेटिक्स ने जान की परवाह किए बिना उस पर छलांग लगा दी। इन्फोर्सर का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, केबल काट दो। अगले पल कैबिन का बैलेंस बिगड़ा, एक झटके से फिसली और सीधा नीचे की तरफ गिरने लगी। तभी आखिरी लम्हे में एक सेफ्टी सिस्टम ने काम किया। एक दूसरी रस्सी ने कैबिन को क्लिफ के किनारे थाम लिया। हवा में झूलती थी वो, सिर्फ एक धागे के भरोसे। क्वीन ने एक पल नहीं गवाया, कैबिन से बाहर निकली और पत्थर के सहारे ऊपर चढ़ने का रास्ता तलाशने लगी। बॉयज भी उसी तेजी से पीछे, लेकिन इन्फोर्सर ने तय कर लिया था इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। बंदूक उठाई और फायर किया। गोली लगते ही बॉयज का जिस्म झटका खा गया। वो लगभग खाई में गिर ही गया। उसी पल इन्फोर्सर ने ग्रे पर निशाना साधा। ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि उसकी नजर ग्रे की आंखों से टकराई। अचानक सब कुछ बदल गया। उसका सर घूमने लगा, सांसें अटक गईं, पूरा जिस्म जैसे पत्थर बन गया। चाहते हुए भी वो हिल न सकी। कुछ देर बाद ग्रे और बॉयस ने अपनी सफर फिर शुरू की। वेयरवुल्फ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। वक्त तेजी से घट रहा था। पूर्णिमा सिर्फ 2 दिन दूर थी। जो रास्ता वो तय कर रहे थे वो खून और मौत की कहानियों वाला पहाड़ी इलाका था। अपनी हिफाजत के लिए दोनों ने तय किया, रात में आगे बढ़ना ठीक नहीं। महफूज जगह ढूंढना शुरू ही किया था कि खंडरों के अंधेरों से डरावनी आवाजें गूंजी। बॉयस का रंग उतर गया। वो स्ट्रेस के दरमियान आ फंसे थे, लेकिन मौत के उस लम्हे में भी ग्रे का जहन तेज चला। उसने जानबूझकर एक पेट्रोल ड्रम गिराया, मगर अगले पल पूरी केव रोशनी से भर गई, जैसे कोई पुराना सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो गया हो। दोनों ने हथियार निकाले और डिफेंसिव पोजीशन ले ली। फिर अंधेरों से एक खतरनाक म्यूटेटेड चेहरा उभरा। एक लंबा पागल सा क्रीचर जानवर की तरह दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। बॉयस ने बिना एक पल सोचा एक लाइटर पेट्रोल टैंक की तरफ फेंका। आग भड़क उठी। एक जलता घेरा बन गया जो उनके आसपास ढाल की तरह जल रहा था। स्ट्रेज रुक गए, लेकिन राहत का वो पल ज्यादा लंबा नहीं था। अंधेरों से और एक झुंड निकला। उन्होंने मिलकर एक भारी लोहे की शीट को धक्का दिया और आग के घेरे में घुसेड़ दिया। एक रास्ता बन गया। वो अंदर आ गए। ये कोई आम हजूमी नहीं था, ये एक ट्रेन्ड फौज की तरह मूव कर रहा था। ग्रे ने मुड़ा और एक विचक्राफ्ट से एक मॉन्स्टर को दूर उछाला, लेकिन ये हमला समंदर में एक पत्थर की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उनका लीडर टावर से कूद पड़ा, सीधा आग के घेरे के बीच उतरा और ग्रे को जमीन पर गिरा दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो मॉन्स्टर जैसे ग्रे को पहचानता था। उसने चेतावनी दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि ग्रे की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। एक पल में ताकत बाहर आई। मॉन्स्टर लीडर वहीं जकड़ गया। ग्रे ने धीरे से अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसी पल चारों तरफ की आग जैसे किसी अनदेखी इरादे के साथ उसकी तरफ मोड़ ली। आग ने दिशा बदली, सीधा लॉस्ट पीपल के लीडर की तरफ बढ़ी। एक पल में सब कुछ खत्म। चीखें, साया, ताकत, राख बन गया। बॉयस ये अपनी आंखों से देख रहा था। ग्रे की ताकत ने उसे हिला दिया और वहीं उसके दिल में एक सवाल जागा, अगर ग्रे के पास इतनी ताकत है तो उसने कभी इस गले सड़े एम्पायर को क्यों नहीं गिराया, क्यों एक नई दुनिया नहीं बनाई? ग्रे ने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया, एम्पायर का गिरना मुकर्रर है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। और फिर एक बात और कह दी, जो भी गलत नियत से ताकत चाहता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जो अभी आग में जला वो उसी हकीकत का जिंदा सबूत था। उसी दौरान ताकत के दूसरे छोर पर एक और चाल चल चुकी थी।
प्रेग्नेंट क्वीन ने मौका देखा। पूरी चर्च आर्मी ग्रे के पीछे लॉस्ट लैंड भेज दी गई थी। यही वो घड़ी थी। एक खामोश रात में उसने खुद अपने मरते हुए एम्परर की जान ले ली। अगली सुबह वो ऑफिशियली सुप्रीम थ्रोन पर बैठ चुकी थी। किसी के पास सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। ग्रैंड मास्टर को झुकना पड़ा, लेकिन पीछे से उसने चुपचाप इन्फोर्सर को हुक्म दे दिया, ग्रे को ढूंढो, पकड़ो और रॉयल ताकत को और मजबूत मत होने दो। दूसरी तरफ ग्रे आखिरकार लैंड ऑफ फायर पहुंच गई थी। बस ये एक इलाका पार करना था और उसके आगे स्कल रिवर, वहीं सोरो छिपा था। लेकिन किसी बेगुनाह को खतरे में डालने के लिए वो तैयार नहीं थी। बॉयज को पॉकेट वॉच थमाई और इशारे से कहा कि वो आगे अकेले जाए। लेकिन इतनी लड़ाइयाँ, इतनी मौतें और अब यूं छोड़ देना बॉयज के लिए मुमकिन नहीं था। वापस शहर चलते हैं, बॉयज ने कहा। मगर बॉयज नहीं समझा था कि ग्रे के लिए वादे सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो कर्ज होते हैं और हर कर्ज चुकाना उसकी फितरत थी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कोई रास्ता नहीं बचा, बॉयज को उसके साथ जाना ही पड़ा। दोनों खंडरों से गुजरे और एक गहरी अंधेरी टनल में दाखिल हुए। स्कल रिवर अब बहुत करीब था। तभी जमीन कांपी, नीचे के ट्रैक्स जोर से थरथराए। ग्रे समझ गई, एनफोर्सर्स यहाँ तक आ चुके हैं। इतनी दूर आकर सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। बॉयज से कहा, कहीं छुप जाओ, और खुद सीधे ट्रैक्स के बीच जा खड़ी हो गई। जैसे ही एनफोर्सर ने उसे रास्ते में देखा, बिना एक पल रुके ट्रेन की स्पीड और बढ़ा दी। आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। लेकिन तभी ग्रे पलटी, दौड़ी। जैसे ही ट्रेन टनल से निकली, ऐश ने देखा कि आगे की पटरियां टूटी हुई थी। उनकी ट्रेन सीधा खाई में गिर गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। अमावस्या की रात करीब थी, इसलिए उन्होंने जरा भी देर न करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिर में ग्रे अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वहां उसे वही गुफा दिखाई दी जिसे उसने अपने ख्यालों में देखा था। चारों तरफ उन लोगों के कंकाल पड़े हुए थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की थी। बॉयस ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई, तुम यहाँ से चली जाओ। जब उसने उसे सिल्वर क्लॉज निकालते हुए देखा तो उसने कहा, जरा अपने आसपास देखो, हर तरफ चांदी की तलवारें, चाकू, तीर, भाले पड़े हुए हैं। सिल्वर बेशक उसकी कमजोरी है, पर ये उसे मारने के लिए काफी नहीं। चांद निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ग्रे ने कहा, लगता है उसके आने का वक्त हो गया। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि बॉयस ही था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं जानती? मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि तुम मुझे सच बता दोगे, पर देखो तुमने क्या किया। मुझे यहाँ ले आए ताकि मुझे मार सको। इसी बीच बॉयस धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रहा था। जल्द उसने खुद पर काबू खो दिया और ग्रे के ऊपर हमला कर दिया। पर ग्रे कोई आम इंसान नहीं थी। उसने बॉयस की आंखों में देखकर उसे भ्रम में डाल दिया। ढेर सारे क्रॉस ने उसे घेर लिया और जैसे ही उसने उन पर हमला किया, वो गायब हो गए और सामने खड़ी ग्रे ने उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए। आंखों के धोखे के सामने उसकी ताकत किसी काम की नहीं थी। जल्द ही चांद को बादलों ने ढक लिया, जिसे बॉयस अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। उसकी ताकत छीनने के लिए उसका मॉन्स्टर बनना जरूरी था, इसलिए ग्रे ने बादलों के हटने का इंतजार किया। बॉयस को पता चला कि ग्रे ने उसकी बॉडी में सिल्वर कॉइन डाल दिया था, जो उसके शरीर के लिए जहर का काम कर रहा है। ग्रे जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, बॉयस ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुम सबकी विश पूरी करती हो, मेरी भी एक विश है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं सबकी विश पूरी करती हूँ, लेकिन उसके लिए सामने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? बॉयस ने कहा, सब कुछ जो तुम चाहो। जैसे ही चांद की रोशनी बॉयस पर पड़ी, वो मॉन्स्टर में बदलने लगा, लेकिन उससे पहले ही ग्रे ने उसे मार दिया और उसकी खाल लेकर वहाँ से चली गई। उसे वापस लौटता देखकर सभी गुलामों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रे ने जराइस को मॉन्स्टर की खाल दी और कहा कि रानी से कहना कि इस पर अपने खून की कुछ बूंदें डालकर इसे पहनकर सो जाएं। अगली सुबह उस मॉन्स्टर की सारी ताकतें उनके अंदर समा जाएंगी। जराइस ने कहा कि तुमने मेरी विश पूरी नहीं की। मैंने कहा था कि रानी की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये क्या है? ग्रे ने कहा, मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। तुम रानी को चाहते थे, इसलिए तुमने उस आदमी को अपने रास्ते से हटाना चाहा जिससे वो प्यार करता था। वो अब मर चुका है और ये खाल उसी आदमी की है। रानी को जब पता चला कि जादूगरनी ने बॉयस को मार दिया, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बॉयस उसके बच्चे का होने वाला बाप था, जिसके साथ उसने अपनी बाकी की जिंदगी के सपने देखे थे। जराइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मॉन्स्टर था, देखो उसने तुम्हें क्या बना दिया। ये सुनते ही रानी गुस्से में उसे मार डाली। जिस ताकत के लिए उसने ये सब किया था, आखिर में उसने उसका
का लालच त्याग दिया और वो उस खाल को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। ग्रे जब राजमहल से बाहर निकली तो हजारों की तादाद में गुलामों की पूरी फौज अंदर घुस गई और उन्होंने राजा के सिपाहियों को मारकर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। हम देखते हैं कि जैसे ही अगले दिन का सूरज निकला, उसकी रोशनी उस खाल पर पड़ती ही वो जलकर राख हो गया। उसकी चिंगारियां उड़कर बॉयज के कब्र के पास आईं और उसे दोबारा जिंदा कर दिया। इस तरह ग्रे ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी थी। जिसे जो चाहिए था वो मिल गया, पर सभी को अपनी इच्छाओं की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बॉयज ग्रे से अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना चाहता था। उसने ढूंढ निकाला और उसे मारने की कोशिश की, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस नर्क में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत होने के बाद भी उन्होंने साथ में काम करने का फैसला किया। आखिर में हमें उन्हें लॉस्ट लैंड की सबसे खतरनाक जगहों पर साथ में जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।